हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के जो 30वें हफ्ते में 30 हफ्ते जो ख़त्म होते हैं, तो उसमें ये कौन सा मंथ चल रहा होता है, और इस टाइम बेबी का क्या साइज़ होता है, और बेबी में क्या क्या चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, और इसके साथ साथ मदर में कौन कौन से सिम्टम्स और साइंस सामने आ रहे होते हैं, ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 30th वीक जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, और तकरीबन ये 7वें हफ्ते का 7वें महीने का एंड होता है, यानी बाकी पीछे जो रह जाते हैं तकरीबन 2 महीने रह जाते हैं डिलीवरी को। और इस टाइम जो बेबी का साइज़ होता है वो 39.9 सेंटीमीटर होता है, और जो कि वेट की बात की जाए तो ये 1.3 kg होता है, यानी कि 1.25 किलो का बेबी इस टाइम हो चुका होता है। तो इस टाइम जो बेबी है वो इसमें जो बेबी की जो हरकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन किक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती हैं। आपका पेट जो है हिलता जुलता हुआ महसूस होता है, क्रैम्प्स होते हैं, और इवन जो किक्स वगैरह है उसकी जो शिद्दत है वो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। और ये ऐसा टाइम होता है जब आपकी जो फटीक होती है, यानी थकावट है, वो मज़ीद बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे महसूस होता है थकावट जैसे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महसूस होती थी। और प्रेगनेंसी का जो 13th वीक होता है, यानी कि 30वां हफ्ता होता है, उसमें न्यूट्रिशन की बेहद ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप अच्छी खुराक, हेल्दी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ये फ़ायदा होता है, बच्चे का वेट अच्छे तरीके से गेन होता है, यानी स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अगर कैल्शियम और दूसरे सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों की मजबूती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वरना देखा जाता है कि बहुत सारे फीमेल जो अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल करती हैं, या अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करती, या विटामिन का इस्तेमाल नहीं करती, जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल, यानी बिल्कुल नरम होती हैं, और ईज़िली मुड़ जाती हैं, और ईज़िली फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि 30वें हफ्ते में एक तो वैक्सीनेशन मुकम्मल करें अपनी, जो वैक्सीन लगाई जाती हैं 7वें महीने में वो मुकम्मल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे वो मिनरल्स और विटामिन्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके वेट के लिए, उसकी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से मुख्तलिफ किस्म के मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट से प्रिस्क्राइब करवा के उसका इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात की जाए कि 13th वीक में फ़ीमेल यानी कि मदर में कौन कौन से सिम्टम्स और साइन सामने आते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी अलामत देखी जाती है 13th वीक में वो यही होती है कि हार्ट बर्न, यानी कि मैदे में जलन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, और पेट ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो एक ख़ास किस्म का प्रेशर पड़ता है मैदे पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करेंगे 13th वीक में स्पाइसी और हैवी चीज़ें खाना आप छोड़ दें, लाइट खुराक, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपको हार्ट बर्न का मसला ना हो। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मसला देखा जाता है वो होता है कि नींद में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती हैं, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसकी एक वजह ये होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिसका वेट बढ़ चुका होता है, हरकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से बार बार बच्चे की मूव करने की वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की थकावट का भी सामना हो सकता है। तो उसकी जो वजह होती है यही होती है। इसके लिए बेसिक तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें, ताकि आपको इस तरह के मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। 13th वीक में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोट की जाती है वो होती है पफिनेस या स्वेलिंग, जिसे आप कह सकते हैं। ये ज़्यादातर पाँव में और टखनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूजे हुए पाँव और टखने महसूस होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि बेबी जैसे ही बड़ा हो रहा होता है उसका साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो एक ख़ास किस्म का प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड्स की जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल स्लो हो
جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلڈ میں جتنا بھی پانی ہوتا ہے یا جتنے بھی فلوئڈس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا آہستہ آہستہ وین سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص جو اعضاء ہوتے ہیں جیسے پاؤں ہو گئے اور ٹخنے ہو گئے، ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بیڈ ریسٹ کریں، اور بیڈ ریسٹ کرتے ہوئے کوشش کریں اپنے پاؤں یعنی کہ ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھیں، تاکہ وہاں پر جتنا فلوئڈ جمع ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں بالکل، آخر میں جو سمٹم سب سے زیادہ نوٹ کی جاتی ہے وہ ہے شارٹنس آف بریتھ، یعنی سانس کا چھوٹا ہونا۔ اس کی جو خاص وجہ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے کیونکہ پیٹ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور خاص قسم کا پریشر لنگس یعنی پھیپھڑوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں لینے میں کافی زیادہ دشواری یا چھوٹے چھوٹے سانس آتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا چلنے سے بھی سانس پھولنے لگتا ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے یہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا سانس بہت زیادہ پھولنے لگ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے CBC یعنی بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، HB لیول بھی چیک کرا سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ انیمیا کی وجہ سے بھی سانس پھولنے کا مسئلہ مسائل بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آئرن اور فولک ایسڈ کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے میں کوشش کریں کہ یعنی آخری ٹرائمیسٹر میں فارمولا ملکس آتے ہیں جو کہ بچے کے لیے اور مدر کے لیے دونوں کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ آنے والے بچے کے ویٹ میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے گائناکولوجسٹ سے لازمی کوئی فارمولا ملک پرسکرائب کرائیں، اور اس کا استعمال 7ویں ہفتے میں لازمی کریں، تاکہ آپ اور آپ کے آنے والے بچہ جو ہے ایزیلی ڈیلیور ہو سکے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔